दूर एक रहस्यमयी जंगल था जहां सिर्फ जानवरों की दुनिया बसी थी। वहां एक खतरनाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका नाम था स्क्वाड गेम। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जानवरों को खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जीतने वाले को जंगल का सबसे बड़ा सम्मान और अनमोल खजाना मिलता था, जबकि हारने वालों का क्या हुआ इसका कोई नहीं जानता था। सभी प्रतियोगी हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे जो उन्हें एक समान दिखाते थे। खेल के आयोजक काले नकाब पहने हुए थे और उनके इशारे पर ही खेल चलता था। जंगल की घातक चुनौतियां। पहला खेल, स्थिर रहो नहीं तो। यह खेल था लाल बत्ती, हरी बत्ती। सभी जानवरों को एक विशाल मैदान में खड़ा कर दिया गया। सामने एक विशालकाय हाथी का पुतला था जो कभी अपनी आंखें खोलता और कभी बंद करता। नियम था, जब आंखें बंद हो तब दौड़ो और जब आंखें खुलें तब स्थिर रहो। खेल शुरू हुआ। बाघ, हिरण, लोमड़ी, भालू, बंदर, कछुआ और अन्य जानवर दौड़ने लगे। अचानक हाथी ने आंखें खोली और जो भी हिला उसे बिजली की तेज रोशनी में गायब कर दिया गया। दूसरा खेल, शहद की लकीर। यह खेल था शहद की लकीर। जानवरों को हनी कॉम्ब की आकृतियों को बिना तोड़े काटना था। जो आकृति तोड़ता उसे खेल से बाहर कर दिया जाता। चींटीखोर के पास गोल आकृति थी और बंदर के पास तारा। तीसरा खेल, रस्साकशी का युद्ध। यह खेल था रस्साकशी। दो टीमें बनाकर एक दूसरे से रस्साकशी करवाई गई। जो टीम हारती उसे कीचड़ में गिरा दिया जाता और वहां पहले से भूखे मगरमच्छ इंतजार कर रहे थे। चौथा खेल, कांच का। इस खेल में जानवरों को एक कांच का पुल पार करना था। कांच के कुछ टुकड़े मजबूत थे तो कुछ कमजोर। गलत कांच पर पैर रखने से गहरी खाई में गिरना होता। पांचवा खेल, गेंद पर संतुलन। यह खेल था गेंद पर संतुलन। जानवरों को एक बड़े बॉल पर संतुलन बनाकर चलना था। जो गिरता उसे खेल से बाहर कर दिया जाता। छठा खेल, आग के गोले। यह खेल था आग के गोले। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए जानवरों को आग के गोलों से बचकर जाना था। जो जल जाता उसे खेल से बाहर कर दिया जाता। सातवां खेल, पानी के झरने से छलांग। इस खेल में जानवरों को एक विशाल झरने से छलांग लगानी थी। जो नहीं कूद पाता वो गिर जाता और गहरे पानी में डूब जाता। आठवां खेल, पेड़ पर चढ़ाई। यह खेल था पेड़ पर चढ़ाई। जानवरों को पेड़ पर चढ़कर सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचना था। जो गिरा वो नीचे गड्ढे में गिर जाता। नौवां खेल, भूतिया गुफा। यह खेल था भूतिया गुफा। जानवरों को अंधेरे गुफा में जाने और रास्ता ढूंढने के लिए हिम्मत दिखानी थी। जो डरकर भागता उसे बाहर कर दिया जाता। 10वां खेल, थ्री लेग रेस। यह खेल था थ्री लेग रेस। जानवरों को अपने एक साथी के साथ बंध कर रेस पूरी करनी थी। जो टीम रेस में असफल होती वो बाहर कर दी जाती। 11वां खेल, वानर की छलांग। यह खेल था वानर की छलांग। जानवरों को पेड़ों के बीच झूलने और छलांग लगाकर आगे बढ़ना था। जो गिरा उसे खेल से बाहर कर दिया जाता। 12वां खेल, जंगली दौड़। यह खेल था जंगली दौड़। जानवरों को जंगल के माध्यम से तेजी से दौड़ना था। जो रास्ता भूलकर रास्ते से बाहर होता उसे बाहर कर दिया जाता। 13वां खेल, दुर्गम घाटी। यह खेल था दुर्गम घाटी। जानवरों को एक गहरी घाटी पार करनी थी जिसमें खतरनाक जानवर और तेज धाराएं थी। जो नहीं पार करता वो खेल से बाहर हो जाता। 14वां खेल, स्क्वाड गेम। अंतिम खेल था स्क्वाड गेम। यह खेल सभी खेलों का सार था। इस खेल में जानवरों को ताकत और बुद्धि का प्रयोग करना था। बाघ और लोमड़ी ने एक दूसरे से मुकाबला किया और अंत में लोमड़ी ने बाघ को हराकर जीत हासिल की। स्क्वाड गेम 2, जंगल का बदला। पहला खेल, पानी की भूल भुलैया। स्क्वाड गेम 2 की शुरुआत हुई। इस बार पानी की भूल भुलैया पार करनी थी। कई जानवरों ने जलंधी में छलांग लगाई लेकिन कुछ पिरान्हा मछलियों का शिकार हो गए।
दूसरा खेल, पेड़ की शाखाओं से छलांग। कई जानवरों ने जलंदी में छलांग लगाई। जानवरों को पेड़ों की शाखाओं पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगानी थी। चौथा खेल, जंगली दौड़। ये खेल था जंगली दौड़। जानवरों को जंगल की तीव्र दौड़ में भाग लेना था। पांचवा खेल, पत्थरों की दीवार। इस खेल में जानवरों को एक विशाल पत्थर की दीवार पार करनी थी, जो हर पल गिरने का खतरा था। छठा खेल, हवा में उड़ान। ये खेल था हवा में उड़ान। गिद्ध और अन्य उड़ने वाले जानवरों को ये खेल आसानी से पार कर गए। सातवां खेल, छिपने की कला। ये खेल था छिपने की कला। जानवरों को जंगल में छिपना था और जो पकड़ा जाता उसे बाहर कर दिया जाता और उसे बाद में मार दिया जाता था। आठवां खेल, फांसी का फंदा। ये खेल था फांसी का फंदा। जानवरों को एक रस्सी से फांसी की लटकी हुई गहरी खाई से बचना था। नौवां खेल, छलांग का साहस। इस खेल में जानवरों को पहाड़ी से छलांग लगानी थी। जो जानवर जितना तेज छलांग लगाता वो बच गए। 10वां खेल, युद्ध का मैदान। ये खेल था युद्ध का मैदान। जानवरों को आपस में लड़ाई करनी थी, मगर बिना किसी असमर्थ के। सभी जानवर आपस में लड़कर जीत हासिल करनी थी। 11वां खेल, दिमागी युद्ध। ये खेल था दिमागी युद्ध। जानवरों को पहेलियों और समस्याओं का हल निकालना था। कुछ जानवरों ने दिमागी युद्ध को जीता तो कुछ मारे गए। 12वां खेल, मछलियों का खेल। ये खेल था मछलियों का खेल। जानवरों को पानी में मछलियों का शिकार करना था और जो मछलियां को पकड़ नहीं पाया वो सब मारे गए। 13वां खेल, ब्रिज क्रॉसिंग। ये खेल था ब्रिज क्रॉसिंग। जानवरों को एक विशाल पुल पार करना था, लेकिन कुछ जानवर पार नहीं कर सके और वो सब मारे गए। 14वां खेल, मास्टरमाइंड की पहेली। 14वां खेल, मास्टरमाइंड की पहेली। अंतिम खेल था मास्टरमाइंड की पहेली। लोमड़ी और अजगर ने 3 रहस्यमयी पहेलियों का हल निकाला और लोमड़ी विजेता बनी। अब जंगल के सभी जानवरों ने फैसला किया कि स्क्वाड गेम हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मगर क्या यह सचमुच खत्म हो गया या फिर भविष्य में कोई और स्क्वाड गेम होगा? स्क्वाड गेम के खत्म होने के बाद जंगल में शांति छाई रही। लोमड़ी ने अपनी जीत के बाद सभी जानवरों से वादा किया था कि यह खतरनाक खेल अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद जंगल में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। कुछ पुराने प्रतियोगी जैसे बाघ, गैंडा और शेर, जिनकी हार के बाद वे गुम हो गए थे, अचानक जंगल में लौट आए थे। उनके चेहरों पर एक नया आत्मविश्वास था। क्या वे फिर से इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे? नया खेल, जंगल का शिकार। सभी प्रतियोगियों को इस खेल में शामिल होने के लिए फिर से अपनी ताकत और बुद्धि का परीक्षण करना था। इस बार खेल की शुरुआत एक घने अंधेरे जंगल से हुई थी। पहला खेल, शिकार का शिकार। ये खेल था शिकार का शिकार। इस खेल में हर जानवर को एक शिकार का रूप धारण करना था। अन्य जानवरों को उस शिकार को पकड़ने के लिए ढूंढना था। सबसे तेज शिकार का शिकार बनने वाला विजेता बनता। बंदर ने सबसे पहले अपनी चपलता से शिकार बनने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ने में बाघ और लोमड़ी को ज्यादा समय नहीं लगा। यह खेल तेज और खतरनाक था, क्योंकि हर जानवर दूसरे जानवर के शिकार बनने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। दूसरा खेल, सांप और सीढ़ी। अब जानवरों को सांप और सीढ़ी जैसे खेल में भाग लेना था, जिसमें हर सीढ़ी चढ़ते हुए एक सांप से सामना करना था। जो जानवर चढ़ने में असफल होता, उसे सांप डस लेता और वो खेल से बाहर हो जाता। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से सीढ़ी चढ़ने में सफलता पाई, जबकि शेर और गैंडा दोनों कई बार ठोकर खा गए। तीसरा खेल, घोड़े की पीठ पर संतुलन। अब जानवरों को एक विशाल घोड़े की पीठ पर संतुलन बनाए रखते हुए दौड़ने की चुनौती दी गई। घोड़ा तेज दौड़ रहा था और जानवरों को उसके साथ संतुलन बनाकर दौड़ने की कोशिश करनी थी।
गेंडा, शेर और बंदर ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन केवल लोमड़ी और बाघ ही बिना गिराए घोड़े की पीठ पर दौड़ने में सफल रहे। चौथा खेल, पहाड़ी से कूदना। ये खेल था पहाड़ी से कूदना। हर जानवर को एक खड़ी पहाड़ी से कूदकर दूसरे हिस्से में पहुंचना था। जो गिरता वो खेल से बाहर हो जाता। लोमड़ी और शेर ने इस खेल में अपनी गति और साहस से सभी को हैरान कर दिया। पांचवां खेल, नदियों की यात्रा। ये खेल था नदियों की यात्रा। जानवरों को एक बड़ी नदी पार करनी थी, जिसमें बहाव और पानी के खतरनाक जीव थे। कुछ जानवरों ने तैरकर नदी पार करने का प्रयास किया, जबकि कुछ ने नाव की मदद ली। गेंडा ने तैरकर नदी पार की, जबकि शेर नाव से पार हो गया। लेकिन बंदर और लोमड़ी दोनों को नदी पार करते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छठा खेल, किले का मुकाबला। इस खेल में जानवरों को एक किले की सुरक्षा को तोड़ना था। ये खेल मानसिक और शारीरिक ताकत का परीक्षण था। जो जानवर किले की सुरक्षा तोड़ने में सफल होता, वो विजेता होता। लोमड़ी ने अपनी रणनीति और चतुराई से किले की दीवार को पार किया, लेकिन शेर और बाघ को रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सातवां खेल, दिमागी युद्ध। ये खेल था दिमागी युद्ध। जानवरों को एक पेड़ की शाखाओं पर बैठकर मानसिक पहेलियां हल करनी थी। इस खेल में न केवल उनकी बुद्धि, बल्कि उनकी रणनीति और सोचने की क्षमता का भी परीक्षण हुआ। लोमड़ी और बंदर ने इस खेल में सफलता हासिल की, जबकि शेर और गैंडा समय से पहले ही जवाब दे चुके थे। अब सभी प्रतियोगी आखिरी खेल की ओर बढ़े। ये खेल था जंग का अंतिम मुकाबला। इस खेल में केवल दो जानवर ही बचे थे, लोमड़ी और बाघ। इन दोनों को अंतिम मुकाबले में सामना करना था। ये मुकाबला एक विशाल रिंग में हुआ, जहां दोनों जानवरों को एक दूसरे से लड़ने की चुनौती दी गई थी। बाघ ने अपनी ताकत से लोमड़ी को दबोचने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी ने अपनी चतुराई से बाघ को कई बार चकमा दिया। अंततः लोमड़ी ने बाघ को हराया और खेल की विजेता बनी। जंगल में उसके सम्मान की गूंज थी, लेकिन सभी जानवरों को यह महसूस हुआ कि यह खेल केवल एक शुरुआत था। टॉम एक घुमक्कड़ था, जिसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की तलाश करना पसंद। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। टॉम ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी, कुछ इंसानों की, लेकिन उनमें भयानक डर झलक रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें डरी हुई थी। उसने टॉम को रोकते हुए कहा, यहां से चले जाओ, ये गांव शैतान के कब्जे में है। टॉम मुस्कराया। मैंने कई डरावनी कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं ऐसे किस्सों से डरता नहीं। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, यह कोई कहानी नहीं डॉट, ये सच है। अगर सूरज डूबने से पहले तुम यहां से नहीं गए, तो तुम भी उसी शैतान के कैदी बन जाओगे। टॉम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने तय किया कि वो यहां रात बिताकर देखेगा कि असली रहस्य क्या है। शाम होते ही अंधेरा घना होने लगा। टॉम ने मंदिर में ही रहने का फैसला किया। उसने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन हर तरफ सिर्फ टूटी मूर्तियां और उखड़ी हुई दीवारें थी। रात गहराने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक मंदिर के अंदर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। टॉम ने महसूस किया कि कोई उसके आसपास है। कौन है? उसने जोर से पूछा। तभी एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे, टॉम। टॉम चौंक गया। कोई उसे नाम से कैसे बुला सकता है? अचानक मंदिर के कोने में अंधेरा गाढ़ा होने लगा। वह साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते एक विशाल भूतिया आकृति बन गई। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे, नुकीले दांत थे। उसकी छाया मंदिर की दीवारों पर फैल गई और पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध भर गई। टॉम ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? शैतान हंसा, मैं इस गांव का स्वामी हूं। जिसने भी मेरी शक्ति को ललकारा, वो कभी वापस नहीं गया। अब तुम मेरी दुनिया में हो, टॉम, और यहां से कोई नहीं बच सकता। टॉम समझ गया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं थी। ये एक प्राचीन, भूतिया शैतान था, जो इस गांव के लोगों को अपनी शक्ति से गुलाम बना चुका था। शैतान ने अपने हाथ उठाए और टॉम को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अचानक वो एक अंधेरे गड्ढे में गिरने लगा। जब टॉम ने अपनी आंखें खोली,
तो वो एक भयानक दुनिया में था। वहां चारों ओर धुंध थी और कई आत्माएं कराह रही थी। हर तरफ टूटी हुई इमारतें और जले हुए पेड़ थे। तभी एक कमजोर सी आवाज आई, टॉम, हमें बचाओ। टॉम ने देखा कि कई गांव वाले, जो कई साल पहले गायब हो चुके थे, इस भूतिया दुनिया में कैद थे। शैतान फिर प्रकट हुआ और बोला, यहां से निकलने का सिर्फ एक तरीका है। या तो तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ, या हमेशा के लिए यहां फंस जाओ। टॉम समझ गया कि उसे अपनी बुद्धिमत्ता से ये जाल तोड़ना होगा। उसने ध्यान दिया कि शैतान के पास एक चमकता हुआ काला पत्थर था, जिससे उसकी शक्ति निकल रही थी। टॉम ने गांव वालों को इशारा किया और कहा, हमें उस पत्थर को तोड़ना होगा। गांव वालों ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर शैतान को घेर लिया। टॉम ने अपनी पूरी ताकत से शैतान के हाथ से वो पत्थर छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, एक जोरदार चीख गूंजी और शैतान दर्द से तड़पने लगा। नहीं, ये संभव नहीं है। उसका शरीर हवा में घुलने लगा और पूरी भूतिया दुनिया कांपने लगी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब टॉम ने फिर से आंखें खोली तो वो मंदिर में था। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। गांव के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। अब वे सभी मुक्त हो चुके थे। बूढ़ा आदमी टॉम के पास आया और बोला, तुमने हमें बचा लिया। अब ये गांव फिर से जीवित हो सकता है। टॉम मुस्कराया, लेकिन उसे पता था कि ये उसकी सबसे भयानक यात्रा थी। उसने वो गांव छोड़ दिया, लेकिन उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। अब कोई भी यात्री उस गांव में जाने से नहीं डरता था, क्योंकि टॉम ने शैतान के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में था, दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर बैठे पत्रकार आदित्य वर्मा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। आवाज भारी और रहस्यमयी थी। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो कल रात 2 बजे काली गली में आना। अकेले, आदित्य, जो एक खोजी पत्रकार था, किसी भी सनसनीखेज खबर को मिस नहीं कर सकता था। लेकिन इस कॉल में कुछ अजीब था। क्या यह किसी स्टोरी का सुराग था, या कोई उसे फंसाने की चाल? अजनबी का संदेश। अगले दिन आदित्य अपने दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर रवि मेहरा से इस कॉल का जिक्र करता है। रात 2 बजे वो अपनी बाइक से काली गली पहुंचता है। पूरा इलाका सुनसान और डरावना था। अचानक एक छाया उसके पास आती है और बिना चेहरा दिखाए एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा देती है और तेजी से भाग जाती है। कागज पर लिखा था, सच्चाई तुम्हारे करीब है, लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं है। पुलिस पर भरोसा मत करना। ये पढ़कर आदित्य का दिमाग घूम जाता है। क्या इस रहस्य का कोई संबंध रवि से है? खतरे का एहसास। अगली सुबह आदित्य ऑफिस पहुंचकर इस संदेश को समझने की कोशिश करता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। रात होते ही उसके घर का दरवाजा अचानक जोर जोर से खटखटाने लगता है। वो खिड़की से झांकता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां एक पुराना टाइपराइटर रखा होता है, जिसमें पहले से एक पन्ना लगा होता है। पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने अपनी जांच जारी रखी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। आदित्य समझ जाता है कि वह किसी बहुत बड़े खेल में फंस चुका है। अतीत की परछाइयां। जांच करते हुए उसे पता चलता है कि 20 साल पहले उसी अपार्टमेंट में एक पत्रकार विक्रम सिन्हा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। और वो टाइपराइटर जो उसे मिला था, कभी विक्रम का हुआ करता था। अब आदित्य को यकीन हो गया कि इस मामले का संबंध विक्रम से है। लेकिन उसने ऐसा क्या उजागर किया था जो उसकी जान पर बनाई? सच के करीब। जैसे जैसे आदित्य तहकीकात करता है, उसे पता चलता है कि एक शक्तिशाली बिजनेस टाइकून समीर चौहान कई अवैध गतिविधियों में शामिल था। अब आदित्य को यकीन हो गया कि इस मामले का संबंध विक्रम से है। लेकिन विक्रम ने उसकी पोल खोलने की कोशिश की थी और तभी वो गायब हो गया था।
लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आदित्य को पता चलता है कि इंस्पेक्टर रवि भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। अंतिम खेल। आदित्य ने एक चाल चली। उसने समीर चौहान के खिलाफ सबूत एक गुप्त ठिकाने पर छिपा दिए और पुलिस को एक फर्जी सुराग दिया, जिससे समीर को लगा कि उसका पर्दाफाश होने वाला है। रवि और समीर चौहान के बीच एक गुप्त मुलाकात का पता चलने पर आदित्य छिपकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, लेकिन तभी रवि उसे देख लेता है। अब आदित्य की जान खतरे में थी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे पकड़ लेता है। तुम बहुत आगे आ गए हो, आदित्य। अब तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो विक्रम ने भुगता था। जीत या मौत। आदित्य किसी तरह रवि को धक्का देकर भागता है और वीडियो फुटेज को लाइव प्रसारित कर देता है। पूरी दुनिया के सामने समीर और रवि का सच आ जाता है। पुलिस समीर चौहान को गिरफ्तार कर लेती है और रवि मुठभेड़ में मारा जाता है। आखिरी सीन। आदित्य अपने ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन तभी फिर से वही अनजान नंबर से कॉल आती है। सच्चाई का एक चेहरा गिर चुका है, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। द एंड, या एक नई शुरुआत। एक छोटे से कस्बे में जहां जीवन की रफ्तार धीमी थी, वहां के लोग एक दूसरे को बखूबी जानते थे। यहां के लोग रोज के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन कहीं न कहीं सबकी जिंदगी एक जैसी ही थी। एक सादगी और सुकून था। इस कस्बे में एक लड़की थी, रिया, जो अपनी दुनिया में खोई रहती थी। उसका दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसने कभी किसी से भी दिल से बात नहीं की थी। रिया का बचपन बहुत ही संवेदनशील था और एक बुरी घटना ने उसे दिल से किसी से भी प्यार करने से रोक दिया था। रिया के बचपन में एक सच्चा प्यार था जो उसे उम्मीदों और सपनों से भर देता था। वो अपनी मां के साथ बैठकर सुबह की चाय पीती थी और सर्दियों की ठंडी हवा के बीच वो अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाती थी। लेकिन जब वो हाई स्कूल में थी, उसकी दुनिया टूट गई। वो किसी लड़के से दिल से प्यार करने लगी थी जो उसके दिल के करीब था। लेकिन वो लड़का एक दिन अचानक शहर छोड़कर चला गया और रिया के लिए वो एक बहुत बड़ा धक्का था। उसके बाद उसने ठान लिया था कि वो अब कभी किसी से प्यार नहीं करेगी। उसकी भावनाओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और उसने दिल के दरवाजे को बंद कर लिया था। वहीं दूसरी ओर कस्बे में एक लड़का था, अमन, जो रिया से बेहद प्यार करता था। अमन का दिल रिया के लिए बहुत सच्चा था, लेकिन रिया की खामोशी और दूरी ने उसे कभी भी अपनी भावनाओं का इजहार करने का मौका नहीं दिया। वो हमेशा उसे दूर से देखता था, लेकिन कभी भी उसे खुलकर नहीं कह सका कि वो उसे कितना पसंद करता था। अमन के दिल में रिया के लिए एक गहरी भावनात्मक कनेक्शन था, लेकिन वो जानता था कि रिया के लिए प्यार का मतलब अब दर्द और टूटी हुई उम्मीदें थी। एक दिन अमन ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मुझे अब भी रिया से कुछ कहना है तो मुझे उसे किसी खास जगह पर बुलाना होगा जहां वो अकेली हो और मैं उसे अपनी दिल की बात बता सकूं। अमन ने रिया को एक पुराने बागीचे में मिलने का न्योता दिया, जो कस्बे के बाहर था। ये वही बागीचा था जहां दोनों बचपन में अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे और जहां वे एक दूसरे को बिना किसी शब्दों के जानने लगे थे। रिया ने उस दिन कुछ खास महसूस किया। उसे अमन का बुलावा मिला था और उसकी आंखों में एक अजनबी सी उम्मीद थी। वो जानती थी कि अमन के बारे में कुछ ऐसा है जो उसे अभी तक नहीं समझ पाया था, लेकिन फिर भी उसे डर था। डर था उस पुराने प्यार का जो अब भी उसके दिल में कहीं गहरे बैठा था। उसने अपने दिल को एक बार फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह सच नहीं हो सकता। उसकी आत्मा को एक चुपके से एहसास हो रहा था कि कुछ तो बदलने वाला है। अमन बागीचे में खड़ा था। उसके हाथों में एक गुलाब का फूल था। वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। रिया ने उसकी बातों को चुपचाप सुना। उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी,
लेकिन उसके अंदर एक हलचल मच रही थी। अमन की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे समझने की कोशिश कर रहा था, और एक छोटे से पल के लिए रिया के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अमन ने फिर कहा, मैं जानता हूं कि तुमने पहले बहुत दर्द महसूस किया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करूंगा। तुम अगर मुझे मौका दोगी तो मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा साथी बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और मैं तुम्हारे साथ हर दर्द और हर खुशी में रहूंगा। रिया का दिल हल्का हुआ। उसने अमन के हाथों को अपनी दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मौका देती हूं, लेकिन यह सिर्फ एक शर्त पर है कि तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगे। अमन ने खुशी से उसे गले लगा लिया और उसने वादा किया कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उनके दिल एक दूसरे के साथ मिल गए थे और एक नया अध्याय शुरू हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रिया और अमन की मोहब्बत और भी गहरी होती गई। कस्बे के लोग भी उनकी सच्ची मोहब्बत के बारे में बातें करने लगे थे। लेकिन दोनों के प्यार का रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्हें कुछ समय बाद एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। कस्बे में एक बड़ी समस्या आ गई और रिया और अमन को इस समस्या का समाधान मिलकर निकालना था। कहानी का अंत इस पर होता है कि सच्चे प्यार में सब कुछ संभव होता है। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए थे और वे मिलकर हर मुश्किल को पार करने में सक्षम थे। प्यार के सफर में उतार चढ़ाव थे, लेकिन उनका विश्वास एक दूसरे में कभी कम नहीं हुआ। उनके प्यार ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह कभी न खत्म होने वाली मोहब्बत बन गई। गांव के बाहर घने खेतों के बीच एक पुराना बेजूका सालों से खड़ा था। लोग कहते थे कि वो सिर्फ पक्षियों को डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्य की रक्षा के लिए वहां रखा गया था। रात में कई बार लोग उसकी आंखों में लाल चमक देखते थे, लेकिन जो भी ये बात कहता, वो जल्द ही किसी अनहोनी का शिकार हो जाता। गांव के लोग इसे एक श्राप मानते थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये बेजूका किसी आत्मा का वासस्थल है, तो कुछ इसे मात्र एक अंधविश्वास समझते थे। लेकिन जो भी इसकी हकीकत जानने की कोशिश करता, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता या मौत के मुंह में चला जाता। उस घटना के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आधी रात में खेतों से किसी के चीखने की आवाजें आती, तो कभी बेजूका को अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ पाया जाता। रामलाल ने बेजूका को हमेशा एक ही स्थान पर देखा था, लेकिन कई बार सुबह वो थोड़ी अलग जगह पर खड़ा मिलता। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि बेजूका को हिलाना या नष्ट करना विनाश को बुलाने के समान है, इसलिए सभी डरते थे और उसे छूने की हिम्मत नहीं करते थे। शहर से आया पत्रकार, शहर के एक युवा पत्रकार राहुल को इस बेजूका की कहानी के बारे में पता चला। उसे लगा कि यह सिर्फ एक लोक कथा होगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई होगी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगा। वो कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर गांव पहुंचा। गांव के लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उससे खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। बस रामलाल ने उसे इतना ही कहा, बेटा, इस खेत में मत जाना, ये जगह शापित है। यहां कई लोग गए हैं, लेकिन लौटे नहीं। राहुल ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आधी रात को खेतों की ओर निकल पड़ा। बेजूका का डरावना रूप। रात के अंधेरे में खेतों में चलते हुए राहुल ने बेजूका की तस्वीर लेने के लिए कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर क्लिक करनी चाही, कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी उसे महसूस हुआ कि खेत में हवा का बहाव अचानक तेज हो गया है। सूखे पत्ते जमीन से उड़ने लगे और हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। भाग जा, भाग जा। राहुल ने मुड़कर देखा। बेजूका अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें हल्की लाल रोशनी से चमक रही थी। यह सब मेरा भ्रम होगा, राहुल ने खुद को समझाया और कैमरा फिर से चालू करने की कोशिश की। तभी अचानक
बेजूका का सिर धीरे धीरे हिलने लगा। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। फिर बेजूका जमीन से ऊपर उठ गया और हवा में तैरने लगा। राहुल चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। चौथा भाग, रामलाल की रहस्यमयी चेतावनी। राहुल किसी तरह खुद को संभालकर वापस गांव की ओर भागा। अगले दिन वो फिर से रामलाल से मिला और पूरी घटना बताई। रामलाल गंभीर स्वर में बोला, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। राहुल ने पूछा, आखिर ये बेजूका है क्या? रामलाल ने बताया कि ये बेजूका किसी आम किसान ने नहीं, बल्कि एक तांत्रिक ने बनाया था। ये खेत कभी एक निर्दयी जमींदार का था, जो अपने विरोधियों को यही दफना देता था। मरने वालों की आत्माओं को बांधने के लिए तांत्रिक ने बेजूका खड़ा किया था, लेकिन अब वो आत्माएं जाग रही थी। सच्चाई की खोज। राहुल ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर कुछ पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे पता चला कि बेजूका सिर्फ एक श्रापित वस्तु नहीं, बल्कि एक आत्माओं का पिंजरा था। इसका मतलब यह था कि अगर बेजूका नष्ट हुआ तो उन आत्माओं को खुली छूट मिल जाएगी और वे पूरे गांव में आतंक मचा सकती थी। राहुल को अब समझ आया कि बेजूका हटाने की कोशिश करने वाले लोग क्यों गायब हो जाते थे। बेजूका का प्रकोप। रात को अचानक गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने देखा कि बेजूका अपनी जगह पर नहीं था, लेकिन जैसे ही राहुल गांव छोड़कर जाने लगा, उसने एक बार मुड़कर खेत की ओर देखा। खेत के बीचों बीच एक नया बेजूका खड़ा था और उसकी आंखें फिर से लाल चमक रही थी।